हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारन गुरु डिजिटल क्लासेस। मैं चंचला तिवारी, आपकी इंग्लिश टीचर, और वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग आवर सिलेबस एज पर द शेड्यूल। सो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कौन सा लेसन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप यू विल गेस बिकॉज बहुत कम लेसन ही बचे हुए हैं। तो आज उन्हीं कुछ लेसन्स में से एक वन ऑफ द लास्ट लेसन्स we will complete. So before that, as you know, I always bring you one quotation. So आज का जो quotation है वो आज आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज का quotation क्या है. So today's quotation is freeing yourself was one thing. Freeing yourself was one thing. Claiming worship, claiming ownership of that freed self was another. It's written by Toni Morrison. Beloved is her like नेम उन्होंने ऐड किया है अपने उसमें. तो ये जो आप देख रहे हो ना, फ्रीइंग योर सेल्फ वॉज वन थिंग, किसी को खुद को आज़ाद कर लेना एक बात थी, एंड क्लेमिंग ओनरशिप, उस पर अपना ओनरशिप क्लेम करना जो है ये एक दूसरी बात है. तो आज़ाद कर लेना बहुत इजी होता है लाइफ में, है ना, किसी चीज़ से छूट जाना, अपने आप को आज़ाद फील करना कि भाई मुझे नहीं परवाह किसी की. बट उस आज़ाद जो बिंग आपका है उसके ऊपर अपना क्लेम बनाए रखना, the way you want yourself to be presented or the way you want yourself to be carried out, है ना, in your life journey. आप जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो, क्लेम करना चाहते हो, लगता है आपको कि मुझे ऐसा दिखना है या ऐसा होना है या ऐसे मेरे काम को प्रिटेंड होना चाहिए, दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग. कि एक टाइम के लिए तो जो हिंदी में भी इसको इस कोटेशन को मैंने लिखा है बिकॉज आई थिंक इट इज लिटिल बिट ट्रिकी टू अंडरस्टैंड. सो खुद को आज़ाद कर लेना एक बात है, लेकिन उस आज़ाद हुए स्वयं पर अपना दावा करना और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना बिल्कुल दूसरी बात है. दिस आर टू डिफरेंट डायनेमिक्स ऑफ योर लाइफ. अपने आप को आज़ाद कर लिया, वेरी गुड, यू हैव योर कंट्रोल ओवर योर लाइफ, योर व्यूज, योर थॉट्स, योर ओपिनियंस, इट्स गुड. बट टू सस्टेन विद दोज थिंग्स एंड क्लेमिंग टू बी देयर एट ऑल पॉइंट्स ऑफ योर लाइफ is another. So that's today's quotation. I hope you like it, है ना. चलिए हम लोग अब बढ़ती हूँ मैं. जो कोटेशन था वो आपको पता ही है, टॉनी मॉरिसन का था, एंड उन्हीं का एक लेसन है आपके बुक में, पैनोरामा में, वंस अपॉन अ टाइम. ठीक है, उन्हीं का एक लेसन है वंस अपॉन अ टाइम, एंड इट्स रिटन बाय टोनी मॉरिसन. तो उसी को हम लोग आज कंप्लीट करने जाएंगे. वन ऑफ द वेरी फ्यू मिसअंडरस्टूड चैप्टर्स मैं कहूँगी. बहुत बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है उसको समझने के लिए, बिकॉज एक तो ये जो ऑथर है टोनी मॉरिसन, शी इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, शी इज़ फ्रॉम अफ्रीकन अमेरिका. तो इसलिए भी वो लैंग्वेज, वो कोर ऑफ द टेक्स्ट जो है वो हमारे ओन एथनिसिटी से लिंक नहीं है, तो इसलिए समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. बट स्टिल इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी प्रोफाउंड फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड इट. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज इस चैप्टर में आप क्या समझोगे, क्या इस चैप्टर को है ना. सो यू जस्ट लिटिल बिट जस्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको बताती हूँ कि चैप्टर का क्या इंट्रोडक्शन है. सो दिस इज अ लिटरली जाइंट, इनको कहा जाता है. जो टोनी मॉरिसन है, शी इज वन ऑफ द लिटररी जाइंट, बिकॉज जाइंट यानी बहुत बड़ा. ओके, ये बहुत बड़ी एक राइटर है, एंड इतनी बड़ी है कि आप इसी से समझ जाओ कि ये एक नोबेल लॉरिएट है. ठीक है, आपके बुक में जो है नोबेल लॉरिएट जो नोबेल लॉरिएट जो आपके बुक में चैप्टर्स हैं, जिन्होंने जो नोबेल प्राइज जिनको मिला है, उसमें से एक अगेन टोनी मॉरिसन आ गई. क्योंकि इसके पहले आपने एक और चैप्टर पढ़ा था, एक्सेप्टेंस स्पीच, है ना. तो उसमें भी जो ऑथर है, ऑथर क्या मतलब, ऑथर तो अलेक्जेंडर पॉप है, वो एक स्पीच है. तो उनको नोबेल प्राइज मिल रहा है, इसीलिए वो चैप्टर है एक्सेप्टेंस स्पीच. तो नोबेल प्राइज विनर जो है आन सान सूची, एंड नाउ दिस टोनी मॉरिसन. सो शी इज ऑल्सो नोबेल लॉरिएट. जिन लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है उनको नोबेल लॉरिएट बोलते हैं. लॉरिएट यानी किसी चीज को पाने वाला. ठीक है, तो शी इज अ सेलिब्रेटेड अफ्रीकन अमेरिकन राइटर. शी इज नॉट इंडियन, शी इज अ फॉरेनर राइटर. तो एक अमेरिकन राइटर है, एंड एक्सप्लोर थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, रेस एंड इनजस्टिस इन अमेरिका. इनके जो बुक्स हैं, इनके जो राइटिंग्स हैं, लिटरेचर वर्क है, वो किस चीज़ के अराउंड घूमती है? आइडेंटिटी, पहचान,
है ना, एक पहचान क्या होता है मनुष्य का, इंसान का। रेस इज अ लाइक नस्ल। जैसे भारत में डिफ्रेंशिएट करने का जो एक पैरामीटर है, जाति है, कास्ट सिस्टम है, तो फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में वी कॉल्ड की जाति नहीं है वहाँ, बट वहाँ रेसिज्म है, वहाँ नस्लवाद है। यहाँ जातिवाद है, वहाँ नस्लवाद है। तो उसके बेसिस पे लोगों को रंग के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनके साथ इल ट्रीट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। तो उसके ऊपर एंड देन इनजस्टिस जो होता है अमेरिका में, अन्याय जो होता है, लोगों के साथ जो किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में ये अक्सर लिखती हैं। फिर यहाँ पे जो सेंट्रल फिगर है, आप हर जो स्टोरी होती है उसमें कोई ना कोई तो सेंट्रल कैरेक्टर होता है ना। जैसे मैंने आपको बताया था जनवरी नाइट्स में हल्कू सेंटर कैरेक्टर था। फिर आपके ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर में आपने देखा होगा कि एक ना एक सेंटर कैरेक्टर है। एक्सेप्टेंस स्पीच में आंसन सूची थी, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन में दूसरे दो छोटे बच्चे जो है कुल्या एंड मलाशा, दे आर द सेंटर कैरेक्टर। सो एवरी चैप्टर हैव सम, और गिल्लू वाले में गिल्लू जो है वो सेंटर कैरेक्टर है। तो एवरी स्टोरी हैज अ सेंट्रल कैरेक्टर, जो मेन थीम जिनके अराउंड वो कहानी बुनी जाती है। तो इस चैप्टर में जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? एक ओल्ड ब्लाइंड। सी, एक तो ओल्ड है वो, ठीक है, दूसरी वो ब्लाइंड है, ठीक है, फिर अब ब्लैक अमेरिकन है और वुमेन भी है, वुमेन है और ब्लैक है। अब मैं यहाँ पे रंग की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज ये जिस कॉन्टेक्स्ट में चैप्टर है, ये आपको समझना होगा कि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। तो यहाँ जो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में कलर जो है, स्किन का कलर जो है, दैट इज वन ऑफ द डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर फॉर पीपल। उसके बेसिस पे भेद किया जाता है लोगों के साथ। तो अगर कोई ब्लैक है तो उसके साथ बुरा व्यवहार नॉर्मली करते हैं। एंड शी इज एन अमेरिकन स्लेव। एक स्लेवरी कल्चर, गुलाम का कल्चर जो है बहुत पहले, सदियों पहले जो है चला हुआ था, और लोगों को बेचा जाता था गुलामी करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे अमेरिकन स्लेव्स होते थे, उनके वो एक बेटी थी। तो रिजेलियंस एंड एनेस्ट्रल विजडम, तो ये कंसिडर किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपने अपने बुक्स में जेंटलमैन का फोटो जो देखा होगा, तो एक व्यक्ति कोट पैंट टाई पहन के खड़ा है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ जेंटलमैन, ठीक है। वहीं अगर एक धोती कुर्ता पहने हुए व्यक्ति की फोटो होगी तो कंसिडर किया जाएगा कि ये तो देहाती है, गंवार है, इसको कुछ आता नहीं होगा, है ना। तो जो परसेप्शन बिल्डिंग है कि अगर कोई गुलाम फैमिली से है तो वो नॉलेजेबल नहीं होगा, उसके पास कोई ज्ञान नहीं होगा, उसके पास कोई आइडियाज नहीं होंगे, कोई बुद्धि नहीं होगी, उसको कुछ नहीं आता होगा। ऐसा अक्सर आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो लोग हमारे बिहार से दूसरे स्टेट्स में जाके मजदूरी करते हैं, तो कंसिडर किया जाता है कि इनके पास तो कोई अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इनके यहाँ कुछ काम नहीं है, या इनके पास कोई पैसे नहीं है, दैट्स वाई ये इस तरह के काम कर रहे हैं। तो ये जो परसेप्शन बिल्डिंग वाला बात है ना, वही यहाँ पे इसी के बारे में ये है कि अगर कोई ओल्ड है, प्लस ब्लाइंड है, वुमेन है, ब्लैक है, स्लेव के घर से है, फिर रिलेशन से है, तो उसके पास विजडम उसके पास नहीं होगा, ये कंसिडर किया जाता है। दिस इज अ परसेप्शन, ये प्री कंसीव्ड नोशन है लोगों का कि अगर ये सब क्राइटेरियाज में कोई बैठता है तो शी और ही विल नॉट हैव विजडम। एंड शी यहाँ पे जब हो रहा है विमेन, जबकि विमेन की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली पीपल टेंड टू प्रिटेंड कि महिलाओं को कम बुद्धि है, कम ज्ञान है, वो ज्ञानी कम हो सकते हैं। सो ऑल दिस परसेप्शंस आर द सेंट्रल थीम ऑफ दिस स्टोरी, ओके। अब यहाँ पे एक प्रोफाउंड थीम क्या है? प्रोफाउंड, यहाँ पे क्या, इसका प्रोफाउंड का शब्द का मतलब है कि जो मेन एम्बॉडीड जो चीज है वो क्या है। तो एक्सप्लोर डीप थीम्स ऑफ विजडम, परसेप्शन एंड नेचर ऑफ नॉलेज एंड द परवेसिव इफेक्ट ऑफ सोशल प्रेजुडिस, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो है ना अपने आप में बहुत बड़े बड़े बातें कह रही हैं। जो विजडम, यूज ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, कैसे आप करते हो, दैट इज मेक्स यू वाइज पर्सन। एक बुद्धि और ज्ञानी में जो डिफरेंस है कि बुद्धिमान और ज्ञानी में क्या फर्क है, तो ज्ञानी व्यक्ति को बुद्धि का इस्तेमाल करने आता है,
ठीक है, किसी के पास बहुत सारे नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम इंटेलिजेंट कंसिडर करते हैं, बट इफ यू आर नॉट एबल टू यूज दैट इंटेलिजेंस इन अ सिचुएशन देन यू आर नॉट वाइज. ओके, सो इफ यू आर एबल टू यूज दैट knowledge or information or your understanding of that and in a situation, किसी परिस्थिति में जब आप उसका प्रयोग कर पाते तब आप विजडम या वाइज कहलाते हो. और परसेप्शन मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो बनाया जाता है, ठीक है, किसी के बारे में धारणा जो बनाई जाती है, दैट इज परसेप्शन. एंड नेचर ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज है आपके पास, जो ज्ञान है या जो बुद्धि है या जो इंफॉर्मेशन है, उसका नेचर क्या है, कैसे आप उसको देखते हो, कैसे यूज करते हो, वो इस चैप्टर में हाईलाइट किया गया है. एंड और क्या है, परवेसिव इफेक्ट ऑफ सोशल प्रेजुडिस, जो सोशल समाज का जो पूर्वाग्रह है जिससे लोग ग्रसित हैं कि फलाना अगर इस कैटेगरी में है तो वो ऐसा ही होगा. ठीक है, अगर कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो वो बहुत नॉलेजेबल होगा. मे बी उसका मदर टंग है, दैट्स वाई वो अच्छा इंग्लिश बोल रहा है. इसका मतलब नहीं है कि वो बहुत पढ़ा लिखा है या बहुत उसको नॉलेज है किसी विषय पे, ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन ये हमारे भारत के देश में स्पेशली इन नॉर्थ जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वी टेंड टू प्रिटेंड कि वो बहुत अच्छा नॉलेजेबल होगा. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. तो ये जो मतलब पहले से जो पूर्वाग्रह से लोग जो ग्रसित होते हैं ना सोशल जस्टिस के लिए भी, या सोशल प्रेजुडिस की फलाना इस तरह के कपड़े पहनता है तो वो ऐसा होगा, उसके पास बुद्धि नहीं होगी, या फलाना बहुत इस तरह के बातें करता है तो वो बहुत मॉडर्न होगा. नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, एक फ्रेज है इंग्लिश में कि किताब के कवर से उसके पूरे किताब को जज नहीं करना चाहिए. सेम इज यही जो सोशल प्रेजुडिस की बात भी इस चैप्टर में बहुत स्ट्रांगली रखी गई है. तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आप पढ़ने वाले हो अभी. ओके, चलिए हम लोग अब देखते हैं इसके आगे कि क्या है. तो एज वी बिफोर गोइंग टू द चैप्टर, हम लोग चलिए पहले हम लोग इसके कुछ आपके वोकेबलरी में न्यू वर्ड्स ऐड कर देते हैं, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू लर्न द वर्ड्स यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन्स विच यू आर गोइंग टू रीड. तो यहाँ पे आप देखो कि क्या क्या वर्ड्स हैं. जो सबसे पहला वर्ड है वो है लोर. ठीक है, तो लोर का मतलब क्या है, अ बॉडी ऑफ ट्रेडिशन एंड नॉलेज. फोकलोर होता है ना, लोकल कहानियां जो सुनते हैं आप हिंदी में या भोजपुरी में या किसी भी भाषा में, जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है उसमें जो गीत, जैसे शादी ब्याह में लोकल गीत गाए जाते हैं, तो उसका अपनी एक कहानी होती है. तो जो ट्रेडिशन के साथ जो नॉलेज आता है, ठीक है, कहानियों के माध्यम से पुराने समय के वहाँ के लोकल स्थितियों से, दैट इज नोन एज लोर. ठीक है, जो ट्रेडिशनली आता है, जो सांस्कृतिक रूप से आपके परिवार में, आपके समाज में चला आ रहा है. वर्जन क्या है, डिफरेंट वेज और फॉर्म्स. डिफरेंट वर्जन, जैसे आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, फोन में अलग अलग वर्जन आता है ना, जैसे कि एप्पल में अब नया प्रो मैक्स 15 तो 16 तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है. तो अलग अलग वर्जन, अलग अलग फॉर्म्स जो हैं उसको वर्जन बोलते हैं. स्लेव्स मैंने आपको बताया, जो गुलाम किसी के अंदर काम कर रहा हो, दैट इज स्लेव. ट्रांसग्रेशन का मतलब है विच इज अगेंस्ट लॉ और रूल ऑफ एन ऑफेंस. एक ऑफेंस है ये, ऑफेंस यानी गलती. ठीक है, कोई जुर्म, जुर्म इज द करेक्ट वर्ड. ऑफेंस का मतलब जुर्म. तो विच इज अगेंस्ट द लॉ और रूल, एन ऑफेंस. एक ट्रांसग्रेशन का मतलब एक ऐसा काम जो वहां के कानून या नियम के खिलाफ है और वो जुर्म की कैटेगरी में आएगा. प्रोफेट का मतलब क्या है, हु इज रिगार्डेड एज अ वेल वर्स्ड. ठीक है, regarded as a well versed or well known of some knowledge. अगर कोई, जैसे प्रोफेसर, प्रोफेसर क्या होता है, वो उस विषय पे उसका आधिपत्य है, वो बहुत अच्छे से उस विषय को समझता है, उसकी मास्टरी है उस लैंग्वेज में, तो दैट इज प्रॉफिट. ही इज अ प्रॉफिट, दैट्स व्हाई ही इज अ प्रोफेसर. तो जो किसी विषय के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखता है किसी टॉपिक पे, दैट पर्सन इज नोन एज प्रोफेट. जैसे प्रोफेट मोहम्मद. ओके, अम्यूजमेंट, समथिंग एक्साइटिंग और फनी, जो मजा आए करके. ओके, दैट इज अम्यूजमेंट. आई एम वेरी अम्यूज्ड टू डू दिस. जैसे सोनपुर मेला लगा है, अगर आप उसके झूले पे जा रहे हैं एंड यू आर गेटिंग अम्यूज्ड, तो दैट इज अम्यूजमेंट. डिसप्रूविंग, नॉट अग्रीइंग विथ समथिंग. किसी चीज से अग्री नहीं करना, सहमत नहीं होना, इज डिसप्रूविंग. आई डिसअप्रूव ऑल दिस रूल्स. ठीक है, मैं नहीं मानती इस चीज को, दैट इज डिसअप्रूविंग. क्लेयरवॉयंस यानी एबिलिटी टू सी और अंडरस्टैंड द डीपेस्ट मीनिंग. किसी चीज की एकदम गहराई में जब जाकर के आप किसी चीज को समझते हो, देन वी कैन यूज दिस वन वर्ड, दैट इज क्लेयरवॉयंस. प्रोफाउंड,
जो फर्स्ट में आपको मैंने थीम बताते वक्त बताया था, तो हाईली नॉलेजेबल, जो बहुत ज्यादा जिसका डीप नॉलेज है किसी विषय पे, दैट इज प्रोफाउंड. ओके, आई हैव अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑन फिलोसफी, अबाउट द फिलोसफी ऑफ लाइफ, इफ आई कैन से. तो मतलब कि मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ उस चीज को. डिजेबिलिटी, आई थिंक यू ऑल नो, किसी चीज की कमी होना इज डिजेबिलिटी. मोटिव इज इंटेंशन, कॉज, रीजन, कारण, क्या होता है इसका, इसके पीछे का मोटिव क्या है, लाइक व्हाई यू ऑल आर स्टडिंग इंग्लिश एट ऑल, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इट, दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड. स्टर्न इज फर्म एंड सीरियस. ओके, मतलब सीरियस होना, स्थिर होना, फर्म रहना, अपनी बात पे अड़े रहना, बस आराम से बोलना उसको. पैरेडिंग यानी कि मार्चिंग और मूविंग, जैसे मार्च पास्ट करते हो ना, परेड करते हो, दैट इज परेडिंग. ठीक है. रिप्रिमेंडेड यानी गॉट स्कोल्डेड, किसी से डांट पड़ने को हम लोग रिप्रिमेंडेड बोलते हैं, डांट खाना. सेक्रीफाइड यानी गिविंग अप, या किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, त्याग करना इज सेक्रीफाइस. ठीक है. चलिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पिक्चर का, तो आपको याद रहेगा, और साथ साथ जो मैंने हिंदी भी मीनिंग बोला है, अगर आपने लिखा है उसको, तो वेरी गुड. सी, इन क्लासेस के फायदे आपको तभी होंगे जब आप नोटबुक लेकर के बैठते हो और तब देख के इसको समझते हो. सो देयर आर मोर वर्ड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से और भी वर्ड्स है. तो असर्शन एक वर्ड है. ओके, असर्शन है जिसका मतलब है मेकिंग स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स. असर्टिव सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा ना असर्टिव सेंटेंस, तो जिसमें आपने एक स्टेटमेंट दिया है, दैट इज असर्शन. इंस्ट्रूमेंट इज मीडियम, किसी माध्यम से इंस्ट्रूमेंट करते हैं उसको. स्पेक्यूलेशन यानी गेस करना, अज्यूमिंग टू बी ट्रू, स्पेक्यूलेट करते हैं ये होगा कि नहीं होगा, शायद ये सही है. ओके, दैट इज स्पेक्यूलेशन. प्रैक्टिस्ड राइटर यानी कि वेल एस्टेब्लिश्ड राइटर जो होंगे, दैट इज प्रैक्टिस्ड राइटर, जो हमेशा लिखते हैं, बहुत हमेशा ही लिखते हैं, तो स्टेब्लिश्ड हो चुके हैं एज अ राइटर, उनका नाम बहुत हो चुका है. तो दैट इज जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, या हमारे प्रेमचंद, या अभी के समय में भी बहुत से खुशविंदर सिंह, बहुत से राइटर्स हैं जिनका, जो आप कह सकते हो कि ही इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड राइटर. एनकाउंटर, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, अचानक किसी से मिलना, दैट इज एनकाउंटर. जब प्लान करके मिलते हो तो मीटिंग हो जाती है, लेकिन अचानक से कोई सामने से आ गया, तो अक्सर जो पुलिस और चोर के बीच होता है, तो आपने सुना होगा एनकाउंटर हो गया, यानी अचानक से कुछ भिड़ंत हो जाना. जेस्चर, एक्सप्रेसिंग थ्रू फिजिकल मूवमेंट, जैसे this is a gesture. Okay, without saying namaste, I am doing this, so this means I'm giving a gesture. तो ये जेस्चर का यानी एक्सप्रेसिंग थ्रू फिजिकल मूवमेंट, आप अपने बॉडी को यूज करके, बॉडी को इंस्ट्रूमेंट बना के जब आप कुछ शो करने की कोशिश करते हो, दैट इज जेस्चर. लेच, ये मैंने इसका हैंडल, जैसे ये जो दरवाजा खोलने वाला होता है ना, लेच, दैट इज, दिस इज लेच. वायोलेट इज टू ब्रेक, किसी चीज को तोड़ना, खत्म करना, हटाना. ये इमोशनल ब्रेकिंग भी होता है एंड फिजिकल ब्रेकिंग भी होता है. ठीक है, जैसे किसी दरवाजे को आपने तोड़ा तो फिजिकल वायलेशन हो गया, और अगर किसी की भावनाओं के अंदर घुस के उसको चोट पहुंचाए तो इमोशनल वायलेशन हो गया. ठीक है. मियाजमा इज अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट, अच्छा माहौल का नहीं होना, थोड़ा टेंशन का माहौल होना, समझ में नहीं आना, तो दैट इज अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट, यानी टेंशन वाला माहौल. स्कैरीनेस, डरावना, फियरफुल, स्केयर्ड हो जाना, डर जाना, तो वो जो स्कैरीनेस है कि कुछ चीजों से डर लगना, दैट इज फियरफुल. मेडिटेशन, वेरी नाइसली दिस इज प्रेजेंटेड, आप देख सकते हो, ध्यान करना इज मेडिटेशन. अड्रिफ्ट यानी टू बी अवे फ्रॉम द क्लोज वन, किसी अपने बहुत पास के व्यक्ति से दूर हो जाना जो है, दैट इज अड्रिफ्ट, दूर होना. ठीक है. वैगनोर, ये पुराने जमाने में हमारे यहाँ जैसे बैलगाड़ियां होती थी, तो या घोड़ा गाड़ी, जो सामान को ढोने के लिए जो बनाया जाता था ना, लोगों को भी लेके जाते थे, तो दैट इज कॉल्ड वैगनोर. लोड, देखो लोड, किसी चीज को लोड अनलोड करना जो होता है, डालना, तो वहीं से आया है. ठीक है. इनडिस्टिंग्विशेबल, किसको किसी से अलग नहीं कर पाने की, जो डिस्टिंग्विश वर्ड है, और इसमें ये प्रेफिक्स जोड़ा हुआ है इन, इन प्लस डिस्टिंग्विश, तो इनडिस्टिंग्विशेबल. ठीक है. तो विच कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं. साइडर, अ टिपिकल टाइप ऑफ वाइन, एक वाइन का प्रकार है, वाइन एक प्रकार का अल्कोहल है, या जैसे एप्पल साइडर भी होता है, विनेगर साइडर भी होता है, किसी चीज का जूस जो कुछ समय के लिए
फर्मेंटेड करके बनाया जाता है, दैट इज साइडर वाइन उसको कहते हैं एक्चुअली में। तो वाइन है ये। अब वो डिपेंड करता है कि किस चीज का साइडर है, एप्पल साइडर है, ग्रेप साइडर है, राइस साइडर है, एनीथिंग दैट कैन बी which is fermented and then made is wine and considered as a alcohol which should not be consumed। चलिए, तो ये भी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द स्टोरी क्या है। ओके, तो द ओल्ड वुमन, यहाँ पे एक मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि ये कहानी किनकी है, एक ओल्ड वुमेन की है। ठीक है, तो ओल्ड वुमेन की कहानी है, ओल्ड वुमेन की कहानी है और वो ओल्ड वुमेन जो है वो ब्लैक है, ठीक, ब्लाइंड है और वो पर्टिकुलर एक जगह से आती हैं विच इज अमेरिकन स्लेव होम। ठीक है, तो क्या क्या है, वो ओल्ड है। पहला चीज, एक वुमेन है, आप ये पिक्चर देख लो, शी मस्ट नॉट बी लुकिंग ओल्ड एनफ, बट आप कंसिडर करो कि ये ओल्ड है। तो एक ओल्ड वुमेन है जो एक्चुअली एक सिंबल है ऑफ विजडम। यहाँ पे आप कहानी को समझने के लिए एक चीज समझो कि बहुत ही सिंबलाइज्ड फॉर्म में ये कहानी लिखी गई है। सिंबलाइज्ड यानी प्रतीकात्मक रूप में कहानी लिखी गई है। हर कैरेक्टर का जो तरीका है प्रेजेंट करने का, वो एक कहानी को कहने का एक सिंबल बनाता है, बताता है। तो जो ओल्ड वुमेन है वो क्या चीज की सिंबल है, विजडम की, ज्ञान की सिंबल है। तो क्योंकि ओल्ड होने पे, एक उम्र पार करने के बाद आप बहुत सारे अनुभवों को अपने जीवन में जीते हो, तो इसीलिए उस समय तक एक ज्ञान माना जाता है कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, ओल्डरली पर्सन है, तो उसके पास बहुत से अनुभव है जीवन के और वो थोड़ा ज्ञानी होगा। तो इसीलिए एक ओल्ड कैरेक्टर, ओल्ड वुमेन की बात की गई है। वुमेन भी है और ओल्ड भी है, तो ये सिंबल है ऑफ विजडम। डिस्पाइट हर फिजिकल ब्लाइंडनेस, अब दूसरा चीज क्या आ गया, ओल्ड वुमेन है, ओल्ड है, वुमेन है, ब्लाइंड है। ठीक है, ओल्ड है, आप याद रखना पूरी कहानी में कि एक ओल्ड वुमेन जो कि ब्लाइंड है, जो कि ब्लैक है, ठीक है, और जो कि एक विलेज में रहती है, जिसके पास बहुत विजडम है और जो बहुत ही फेमस है अपने जगह पे। तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ, इस पूरा को कंसिडर करके अब आप कहानी में आगे बढ़िए कि डिस्पाइट हर फिजिकल ब्लाइंडनेस द ओल्ड वुमेन इज रिवर्डेड एज अ रूरल प्रॉफिट। रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन एंड रूरल आप फॉर्म में भरते हो ना, तो रूरल इज ग्रामीण क्षेत्र, वहां की वो क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, प्रोफेसर से जोड़ा था ना, जिसके पास बहुत नॉलेज है। तो वो गांव की विद्वान महिला है जिसके पास बहुत नॉलेज है, ऐसा वहां के लोग उनको मानते हैं। विद इन हर कम्युनिटी, उनके अपने क्षेत्र में, उनके अपने समाज में ये माना जाता है। और वो क्या करती हैं, शी ऑफर गाइडेंस एंड इनसाइट। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इनसाइट। ये आगे आपको इसका पूरा डिटेल में बताऊंगी कि इनसाइट एंड साइट में क्या डिफरेंस है। तो इनसाइट, साइट यानी जो आप आंखों से देखते हो, आई साइट बोलते हैं ना, आई साइट, आंखों से दिखने का एबिलिटी, और कुछ चीजें आप आंखें बंद करके देखते हो, दैट इज इनसाइट। विदाउट सीइंग द रियल ऑब्जेक्ट यू आर एबल टू सी द थिंग्स बियॉन्ड दोज फिजिकल बाउंड्रीज। तो वो जो आपके पास अगर होता है कि आप आंखें बंद करके भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, दैट इज इनसाइट। एंड खुली आंखों से भी दिखता है, दैट इज साइट। तो यहाँ पे वो एक इंसाइट का काम करती है, मतलब लोगों को बताती हैं जो चीजें एक्चुअली में दिखाई नहीं दे रही, फिर भी वो शी एबल टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स टू हर पीपल, टू हर विद इन हर कम्युनिटी, और गाइडेंस भी देती है, निर्देश भी देती है, उनको सिखाती भी है, बताती भी है इस ये ओल्ड वुमेन। तो इसका एक कैरेक्टर है, ये गांव में एक, सपोज एक बहुत ओल्ड वुमेन है और बहुत नॉलेजेबल है, और उसके पास लोग जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और वो अपने समाज के लोगों को उनका सोल्यूशन देती है। शी लिव्स अ solitary life in a small humble house situated just outside the town, a location that further emphasizes her detachment from superficial societal norms। अब ये कहाँ रहती है, मैंने आपको बोला ना, ये विलेज में रहती है, रूरल एरिया में रहती है ना, रूरल एरिया में रहती है, ये रूरल ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जब रहती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जब ये रहती है, तो
रूरल एरिया में रहती है, तो इसका मतलब है कि वो शहर में नहीं रहती है, और शहर में नहीं रहती है तो इसलिए वो वो बहुत ही डिटैच्ड है, वो उसको कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर कोई मोह माया नहीं है शहरी चीजों से या कोई बहुत ज्यादा तामझाम से, वो शहर में नहीं रहती उतना, ठीक है। वो अपने एक सॉलिटरी लाइफ जीती है, अकेले आराम से जीती है, अपने आप पे रहती है। तो और हम्बल हाउस का मतलब हो गया बहुत ज्यादा फैसिलिटी वाला घर नहीं, छोटा मोटा घर है जहां उसकी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही है। नोन फॉर हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंस, अभी देखो ये एक वर्ड है पेशेंस, ठीक है, अनवेवरिंग बोल्डनेस एंड प्रोफाउंड इनसाइट, इस चीज के लिए वो जानी जा रही है, ठीक है। पेशेंस, धीरज, धैर्य, वो उसके अंदर बहुत भरा हुआ है। बोल्डनेस है, जो बोल्डनेस मतलब कुछ बोल्ड है, वो फर्म है, स्ट्रांग है, फिजिकली नहीं मेंटली बहुत बोल्ड है। एंड शी हैज अ वेरी प्रोफाउंड इनसाइट, बहुत अच्छा नॉलेज है उसके पास, इनसाइट है, किसी चीजों को दूरदर्शिता है, देखने की एबिलिटी है। शी सीज बियॉन्ड ऑब्वियस ट्रांसेंडिंग हर फिजिकल लिमिटेशंस, वो अंधी है, रिमेंबर ना, ओल्ड है, ब्लाइंड है, आपने पहले लाइन में ही पढ़ा ना, फिजिकली शी इज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, सामान को नहीं देख सकती, चीजों को नहीं देख सकती, लेकिन स्टिल शी हैज अ इंसाइट, शी हैज एन इंसाइट, वो चीजों के बियॉन्ड देख सकती है, ये उसका कैरेक्टर है। हर विजडम इज नॉट एकेडमिक बट डीपली एक्सपीरियंशियल, कोई किताबें पढ़ के उसने डिग्री नहीं लिया है, डॉक्टरेट की डिग्री नहीं ली है, पीएचडी नहीं किया है, प्रोफेसर नहीं है, बट उसके पास एक्सपीरियंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा है, अनुभवों का ज्ञान बहुत ज्यादा है, जो फोर्स थ्रू अ लाइफ टाइम एंड ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंड ऑफ ह्यूमन नेचर। कैसे आया है ये? अनुभव से आया है। किससे? जो जीवन उन्होंने जिया है, उसमें जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की हैं, जो अवधारणाएं उन्होंने देखी, अवलोकन जो किया है चीजों का, लोगों का, उसकी वजह से वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन कंसिडर होती हैं अपने गांव में, तो लोग उनके पास सलाह लेने के लिए आते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये आपका थोड़ा सा कहानी का पार्ट है, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या होता है कहानी में आगे, ये आपको कैरेक्टर का मैंने बता दिया। अब कहानी में आगे क्या हो रहा है कि जो यंग विजिटर्स, कुछ लोग आते हैं उनके पास, आप लाइन बाय लाइन अपने बुक में पढ़ना, बट मैं मेन पार्ट को आपको समझा रही हूँ, बिकॉज हम लोग वीडियो में पूरा लाइन बाय लाइन करके नहीं कर सकते। द यंग विजिटर्स एंड देयर मोटिव, क्या है उनका मोटिव? कुछ यंग लड़के आते हैं इस ओल्ड वुमेन के पास, और उनका मोटिव क्या है, उनका मोटिव क्या है, उनका उद्देश्य क्या है वहां आने का? तो एक आते हैं द ग्रुप ऑफ एरोगेंट यंग पीपल, घमंडी टाइप के नए, जो अपने आप को सोचते हैं कि हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है, किसी का कोई मतलब नहीं है, तो वो आते हैं। किस लिए आते हैं? क्योंकि इस महिला का बहुत नाम है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो ये उसके इंटेलिजेंट को क्वेश्चन करते हैं, उसके इंटेलिजेंस को क्वेश्चन करते हैं कि नो, शी इज एक्चुअली नॉट इंटेलिजेंट, वो कोई ज्ञानी वानी नहीं है, वो बस दिखा रही है। उसी को प्रूफ करने के लिए ये लोग आते हैं, और उनका इंटेंशन यही है, टू टेस्ट एंड अल्टीमेटली डिसअप्रूव हर अक्लेम्ड विजडम, जो उसको मना करना कि नहीं भाई, एक्चुअली में शी इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ये इसका चैलेंज, इनका काम है चैलेंज करना। दीज यंग पीपल आर चैलेंजिंग हर, क्या चैलेंज कर रहे हैं? उसके, किस चीज को चैलेंज कर रहे हैं? उसके नॉलेज को, उसके एकेडमिक विजडम को, या उसके क्लेम्ड विजडम को, जो कि ये शी इज नॉट वाइज एक्चुअली। दूसरा इन लोगों का क्या है इंटेंशन? डिसरिस्पेक्टफुल इंटेंट, इनका नीचा दिखाना, उसको बेइज्जत करने का एक वो है। दे मॉक हर ब्लाइंडनेस, उसकी जो आंखों की रोशनी जो उनके पास नहीं है, वो जो आंख से देख नहीं पाती हैं, उसके वजह से उसको, उसका मजाक बनाना इनका इंटेंशन है, ठीक है। और क्या है? बिलीविंग इट मेक्स हर वनरेबल एंड scheme to expose her as a fraud to their peers, उनके आसपास के लोगों के सामने ये प्रूफ करना चाहते हैं कि एक्चुअली शी इज अ फ्रॉड, वो धोखेबाज है, उसके पास कोई ज्ञान व्यान नहीं है, इसलिए वो ऐसा करना चाहते, उसकी बेइज्जती करना चाहते हैं। ये इनका दूसरा मोटिव है, ठीक है। तीसरा मोटिव क्या है? यूथफुल एरोगेंस, जो अक्सर देखा जाता है कि जो नौजवान हैं, जो छोटे उम्र के बच्चे हैं आजकल, उनमें एक अलग एरोगेंस है कि हमें सब पता है, हम लोग अपडेटेड वर्जन है, ये बूढ़े लोगों को कुछ नहीं आता, इनको कुछ भी नहीं पता है। बट करेक्ट है, आपको जो आता है, आपके समय में अभी जो अवेलेबल नॉलेज है, रिसोर्स है, आपको जो आता है, वेरी गुड, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट के हो सकता है वो पुराने लोगों को कम आता हो, बट
जो उनको आता है वो भी तो आपको नहीं आता ना। ये वाला बैलेंस जब तक हम लोग लाइफ में समझ नहीं पाते हैं तब तक हम रेस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। और हम लोग अक्सर अपने नॉलेज में इतने ज्यादा मगरूर हो जाते हैं कि हम दूसरों की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं, उसको नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। तो यही इनका मोटिव था। तो ये यंग जो विजिटर्स आए थे इनके पास, उनका 3 मोटिव था। एक तो उसके नॉलेज को चैलेंज करना, विजडम को चैलेंज करना, दूसरा उसकी बेइज्जती करना, उसको साबित करना कि शी इज अ फ्रॉड, शी डोंट हैव एनी नॉलेज, और तीसरा कि अपने घमंड को मतलब दिखाना, एरोगेंट को दिखाना, एरोगेंस को, कि उसको डिसरिस्पेक्टफुल करना, एक्यूमुलेट विजडम में कुछ नहीं है उसके पास। ये वाली चीजें इन लोगों के मेन उद्देश्य थे। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि दो उनके हाथ, उन्होंने इस पूरे चैप्टर में ना आप देखोगे कि एक वो जो यंग विजिटर्स हैं वो एक क्वेश्चन, एक बर्ड लेके आते हैं अपने हाथों में, ठीक है, और उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं। ये एक क्वेश्चन वो पूछते हैं उस ओल्ड लेडी से। आपको याद है ना, शी इज ओल्ड, शी इज ब्लाइंड, शी इज वुमन, शी इज ब्लैक एंड शी इज अ विलेजर, प्रोफाउंड नॉलेज, ये सबके साथ वो आते हैं और वो क्वेश्चन पूछते क्या है कि हमारे हाथ में एक बर्ड है, वी हैव अ बर्ड इन आवर हैंड, टेल अस ओल्ड वुमन, इज द बर्ड आई होल्ड अलाइव और डेड? दिस इज द क्वेश्चन विच दे वांट हर टू आंसर। वो चाहते हैं कि इस महिला, ये बूढ़ी महिला हमें इस प्रश्न का उत्तर दे कि हमारे हाथ में जो चिड़िया है वो जिंदा है कि मरी हुई है। ओके, वो यही उनका क्वेश्चन होता है यंग विजिटर्स का, कि वो पूछते हैं कि टेल अस ओल्ड वुमेन, इज द बर्ड होल्ड अलाइव और डेड? जो मैंने चिड़िया पकड़ी है वो जिंदा है या मरी हुई है? द ओल्ड वुमेन अनेबल टू सी द बर्ड, जैसा कि वो शी इज नॉट एबल टू सी, वो देख नहीं सकती, इसलिए वो देख नहीं पा रही कि जो चिड़िया है वो जिंदा है या मरी, वो देख नहीं पाती चिड़िया को। इसीलिए उन्होंने रेस्पॉन्ड विथ प्रोफाउंड सिंप्लिसिटी स्टेटिंग शी डज नॉट नो। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे हाथ में जो चिड़िया है वो जिंदा है कि मरी हुई है। बहुत आराम से वो जवाब देती है, वो झगड़ा लड़ाई नहीं करती है, और रिफ्यूजिंग टू बी ड्रॉन इनटू देयर ट्रैप, और इसलिए वो उनके जाल में फंसना नहीं चाहती। द बर्ड सिंबलाइजेस लैंग्वेज इटसेल्फ। अब आप, मैंने आपको पहले ही बोला ना, इस चैप्टर में बहुत सारे सिंबलाइजेशन है, प्रतीकात्मक बातें हो रही हैं। जो ओल्ड वुमेन है वो विजडम की प्रतीक है, और जो ये चिड़िया है वो भाषा का प्रतीक है। अब ये जो भाषा आपके हाथों में है, जो आपके कल्चर्स ने आपको दिया है, ये जिंदा रहेगी या मर जाएगी? ये भाषा को आप किस प्रकार यूज करेंगे, ये प्योरली इट्स इन योर हैंड, ये पूरी तरह से आपके ही हाथों में है। दिस इज द रिप्लाई दैट ओल्ड वुमेन गेव टू दोज यंग विजिटर्स ऑल्सो, कि तुम्हारे, मुझे नहीं पता ये चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है, बट मुझे ये पता है कि ये चिड़िया तुम्हारे ही हाथों में है। तुम चाहो तो इसे जिंदा रखो, तुम चाहो तो इसे मार दो। ठीक है, तो लैंग्वेज को ये सिंबलाइज कर रही है चिड़िया। तो इसीलिए वो ओल्ड वुमेन जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक प्रैक्टिस्ड राइटर, लेखक है, और इसीलिए जो है वो लैंग्वेज बता रहे कि ये चिड़िया को जिंदा रखना या मार देना तुम्हारे हाथ में है। इस भाषा को, भाषा रूपी चिड़िया को जिंदा रखना या मारना तुम्हारे हाथों में है। हर आंसर इंप्लाइज दैट द फेट ऑफ द लैंग्वेज, जो भाषा का फेट है, भविष्य है, वो उस चिड़िया की तरह ही है, रेस्ट हैंड्स इन योर होल्ड वाइड आइड। जो तुम इसको साथ जो चाहो वो करो, इस भाषा को मार दो, खत्म कर दो, गिरा दो, नीचा दिखा दो, या इसको उड़ा दो। ठीक है, आसमान में उड़ने दो, खुले आसमान में, और ये जहां जहां जाए अपने निशान छोड़ते जाए। ये तुम्हारे यंग जनरेशन के हाथ में है कि आप अपने भाषा के साथ, अपने कल्चर के साथ क्या करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजिंग इस चैप्टर में है कि लैंग्वेज इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टूल। लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है, टूल है, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपनी सभ्यता को, अपने कल्चर को आगे लेके जाते हो, है ना। तो कैसे आप इसको यूज कर रहे हैं, दैट इट्स एब्सोल्युटली इन योर हैंड, सेम एज इन दिस चैप्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप पढ़ोगे तो साथ साथ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो द कॉन्फ्लिक्ट साइट वर्सेस इनसाइट, मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि इसमें ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है, साइट वर्सेस इनसाइट।
साइट यानी एबिलिटी टू सी, एंड इनसाइट एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द फिजिकल थिंग। जो फिजिकल चीजें हैं, सामानों के परे जा करके जब आप देखते हो ना, दैट इज फिजिकल, दैट इज इनसाइट। एंड जब फिजिकल चीजों को देखते हो तो दैट इज साइट। तो ये फिजिकल साइट और प्रोफाउंड इनसाइट। तो यंग पीपल के पास आई साइट है, आंखों की रोशनी उनके पास है, और वो उतना तक ही सोच के गए थे कि इससे मैं पूछूंगा कि चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई है, ये बोलेगी जिंदा है तो मार देंगे और बोलेंगे तुम तो गलत आंसर देती हो, बड़ा ज्ञानी बन रही हो। और अगर बोलेगी कि मरी हुई है तो हम उड़ा के दिखा देंगे ये तो जिंदा है, तुमने गलत आंसर दिया है ना। उन्होंने सिर्फ उस चिड़िया तक ही उसको देखा। लेकिन जो ओल्ड वुमेन है उसने उसके बियॉन्ड देखा, उस चिड़िया को एज अ लैंग्वेज टूल देखा और कहा कि ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इसको मारते हो या जिंदा रखते हो। दैट इज इनसाइट। ओके, जो लड़कों ने किया, यंग जनरेशन ने किया, दैट वाज फिजिकल साइट, आई साइट के बेसिस पे किया। और जो ओल्ड वुमेन ने आंसर किया दैट इज इनसाइट। तो ये जो है ट्रू परसेप्शन, यहाँ पे एक ट्रू परसेप्शन की भी बात हो रही है कि क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो जो नैरेटिव है वो पावरफुली हाईलाइट्स द क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन मेयर फिजिकल साइट एंड जेन्युइन एम्पैथेटिक परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। उसके बारे में ये यहाँ पे एक डिफरेंस बताया जाता है। किसी चीज को आप किस दृष्टि से देखते हो, किस पूर्वाग्रह से देखते हो, किस तरीके से देखते हो, वो देखने के पीछे कारण क्या क्या है, वो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तभी आप एक्चुअली में अपनी समझ बना पाएंगे किसी चीज के बारे में। सिर्फ किसी का सुन के, किसी चीज को देख के आप जज ना करें, देन आप ट्रू परसेप्शन किसी चीज का बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास फिजिकल साइट को आप अपने इंसाइट के लिए यूज करें, और चीजों को सिर्फ उस चीज की तरह नहीं बल्कि उसके बियॉन्ड भी जो देखने की एबिलिटी है वो डेवलप करने की कोशिश आप करिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में कौन कौन से थीम को एक्सप्लोर किया गया है वो आपको स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि पावर ऑफ लैंग्वेज, भाषा का पावर, एक भाषा क्या कर सकती है वो आपको स्टोरी में पता चला। फिर सोशल इनजस्टिस, जस्ट बिकॉज वो गांव की है, ओल्ड है, ब्लैक है, महिला है, तो उसके साथ उसको फ्रॉड साबित करने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए, उसके नॉलेज को एक्नॉलेज नहीं करने के लिए ये इनजस्टिस किया जा रहा है उस सोसाइटी में। ठीक है, तो इसको भी ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से दिखाता है कि ब्लैक नस्लवाद के बारे में भी है। और रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ओल्ड पर्सन के लिए जो रिस्पेक्ट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं आजकल मिसिंग है। और अभी भी ये चैप्टर बहुत रेलिवेंट है इस वजह से कि आपको एक एज का कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट तो करना ही चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे एल्डर्स को इनहेरिटेड डेंजर्स जो है यूथफुल एरोगेंस की वजह से, उससे बचाने की भी बात हो रही है। तो ये 3 इसके मेन थीम है। ठीक है, लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके ये लेसन है, इसको समझिएगा। चलिए, मॉरल लेसन्स आपके लिए इसमें यही है, अंदर के विजडम को आप वैल्यू करिए, लैंग्वेज एज अ टूल यूज करिए, एंड एम्ब्रेस रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट को एम्ब्रेस करिए, किसी को रेस्पेक्ट दीजिए तभी आपको रेस्पेक्ट, टू गेट रेस्पेक्ट यू, रेस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, रेस्पेक्ट इज कमांडेड। आप किसी से जबरदस्ती अपनी रेस्पेक्ट नहीं करवा सकते हैं, ये कमांड किया जाता है। मेक योर पर्सनैलिटी एज सच कि लोग आपकी रेस्पेक्ट करें, आपको कमांड करना पड़ेगा, आप डिमांड नहीं कर सकते मुझे रेस्पेक्ट दो, मुझे रेस्पेक्ट दो, मुझे रेस्पेक्ट दो, नहीं। यू हैव टू डू सम वर्क सो दैट आपको रेस्पेक्ट मिले। ठीक है, आपको कमांड करना पड़ता है, अपने नियंत्रण में उसको लेना पड़ता है, उसके लिए यू हैव टू वर्क रियली वेरी हार्ड। तो एम्ब्रेस दैट रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, ऑलवेज रिमेंबर इट इज कमांडेड। एंड लैंग्वेज एज अ टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लैंग्वेज को एज अ माध्यम यूज करिए अपने एक्सप्रेशंस को करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए इन सर्टन डिग्निफाइड वे। ठीक है, और इनर विजडम को वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ऊपरी ज्ञान को वैल्यू करने से काम नहीं चलेगा। तो ये आपके 3 मॉरल है लेसन्स के, वैल्यू योर इनर विजडम, ओके, वैल्यू योर इनर विजडम, लैंग्वेज एज ए टूल, एंड एम्ब्रेस रेस्पेक्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग इसके बाद वाला देख लेते हैं कि अब क्या है आपके लिए। इसमें टोनी मॉरिसन का जो मैसेज है वो आप देख लो। शी इज द राइटर, शी इज द राइटर, ही इज नॉट, टोनी मॉरिसन इज अ लेडी, रिमेंबर। तो इनका जो मोस्ट कन्वेज की लैंग्वेज हैज द पावर टू शेप रियलिटी, लैंग्वेज ही वास्तविकता को शेप दे सकती है। तो लैंग्वेज को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है
ये बहुत पावरफुल वेपन है किसी चीज के, किसी भी व्यक्ति के पास। किस लिए? टू क्रिएट एंड इवन टू इंसाइट रिवोल्यूशन विद इन सोसाइटी। किसी भी समाज में रिवोल्यूशन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए, एक जागरूकता लाने के लिए भाषा से अच्छा वेपन कुछ भी नहीं हो सकता है। द स्टोरी सर्व्स एज अ प्रोफाउंड अर्जिंग फॉर अस टू लुक बियॉन्ड सुपरफिशियल अपीयरेंसेस। सामने से जो लोग दिखते हैं उससे ज्यादा आप देखिए उसको, इसके लिए है ये। एंड मॉरिसन एनकरेजेस अ डीप सेंस ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। ठीक है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के बारे में, जो मार्जिनलाइज्ड यानी जिनको कम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, दबे कुचले जो लोग हैं, उनके बारे में, उनके अनुभवों के बारे में, कि उनके अनुभव को भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। रंग के आधार पे या जाति के आधार पे या अपीयरेंस के आधार पे, कपड़ों के आधार पे किसी को नापा ना जाए। इफ एनीथिंग, ये तो उनका एक अपना वो है। चलिए, आई होप कि आपको ये इनका मैसेज समझ में आ गया कि क्या मैसेज देना चाहती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने सीखी कि इस लेसन में जो है बहुत ही एक टाइमलेस चीज सिखाई गई है। हमेशा आज, कल और कल आज और कल वाला जो सीन है, कि कभी भी लैंग्वेज विल ऑलवेज बी एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर एवरीवन। नेचर ऑफ विजडम और ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ वर्ड्स जो है वो हमेशा ये सीखने की चीज है कि आप भाषा को कैसे यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंज और प्रेजुडिस क्या है? बहुत सारे चैलेंजेस है, प्रेजुडिस है, आप कैसे अपने सोच को बनाते हो, ओपिनियंस बनाते हो। एंड ब्रिज फॉर कनेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। ये जो लैंग्वेज है वो एक ब्रिज है, पुल है, जो कनेक्शन है। किसके बीच में पुल है? ये कनेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। किसी चीज के साथ आप कैसे जुड़ते हैं और क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या समझ आप विकसित करते हैं, उसके लिए भाषा बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, ये दो चीजें हैं आपके लिए। आप देखो इसमें एक वर्ड से हम लोग, लैंग्वेज के बारे में हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया, तो एक वर्ड कैसे मतलब बदल देता है। ही हैज लॉट ऑफ फायर इन हिम, आग। He has lot of fire in him. The building caught fire. There are lot of firework. My boss fired me. एक ही शब्द से कितने सारे मतलब बन सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल मैंने कोशिश की आपको देने की, कि यहाँ पे किसी व्यक्ति के अंदर फायर होना, बिल्डिंग में फायर होना, फायर वर्क होना, शादियों में जो देखा है आपने, और ये मेरे बॉस ने मुझे फायर कर दिया यानी निकाल दिया। तो ये सब एक ही फायर वर्ड का कितना सारा मीनिंग हो सकता है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस क्रिएट करो, एक वर्ड लो और उसको अलग अलग सेंटेंसेस में पुट करके बताओ कि उसके और क्या मतलब हो सकते हैं, कैसे उसको आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दैट आप लैंग्वेज का पावर समझ पाओगे। जगलरी ऑफ वर्ड्स, देखो एक वर्ड है, वहां मत जाओ रुको। इसी को हम लोग बहुत तरीके से लिख सकते हैं। सी, डोंट गो वेट देयर। यहाँ पे देखो, डोंट गो वेट देयर, डोंट गो वेट देयर, यही चार शब्द है। डोंट वेट गो देयर, डोंट गो देयर वेट, डोंट वेट देयर गो। सी, हमने बस ये चार शब्द को अलग अलग जगह पुट करके अलग अलग मीनिंग बना दिया। आप भी इसको इंग्लिश या हिंदी में ट्राई करिए। वहां मत जाओ रुको, रुको वहां मत जाओ, मत जाओ रुको, रुको वहां। ठीक है, इस तरीके से आप जगलरी ऑफ वर्ड्स कर सकते हैं और नए नए सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं विथ वन वर्ड वन सेंटेंस। बहुत सारे जब सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और एक होमवर्क मैं आपको देना चाहती हूँ। कुछ ये फ्रेजल एक्टिविटी है जो आप करेंगे। यहाँ पे एक स्टोरी मैंने बना दी है और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको करना है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आप भी कोशिश करिए कि ऐसे ही एक स्टोरी बनाएं। वंस अपॉन ए टाइम इज ऑलवेज अ फ्रेज यूज्ड फॉर स्टोरी राइटिंग। एक समय की बात है, एक राजा था, एक रानी थी टाइप। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग, he had 3 sons। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस है, आप बहुत इजीली बना सकते हो। his eldest son revolt against him, his other 2 sons were united, their unity helped them to go through all the problems। बहुत छोटा है, उसी तरीके से आप यहाँ fill in the blanks करके एक स्टोरी बनाइए। एंड दिस इज योर होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, चैप्टर के साथ देखिए, उसके क्वेश्चन आंसर्स बनाइए। If you have any problem, please share with us through your messages, comments. We are always there to help you. Thank you very much. Happy learning.